पाठ नंबर 2 पूरा होने के बाद आज हम लेसन 3 आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, आनुवंशिकी क्या होती है। जब किसी जीव में जो लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उन लक्षणों का अध्ययन जो करते हैं तो उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। देखिए, आनुवंशिकी की परिभाषा क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। लक्षणों की आनुवंशिकता, यहाँ वंशागति भी लिख सकते हैं। वंशागति का मतलब है कि वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण होना। तो लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। जेनेटिक्स शब्द किससे बना है? जीन से। और जीन जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बेटसन ने। सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने 1905 में किया था। आनुवंशिक लक्षण, जीवों में कुछ लक्षण पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं जिन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। यानी कि कुछ लक्षण जो हैं वो माता पिता से अपनी संतान में आते हैं तो उन लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण। जैसे बकरी है तो बकरी के बच्चे बकरी के समान ही दिखते हैं, उनका आकार उसके जैसा ही होता है, तो इन लक्षणों को वंशागति के लक्षण कहा जाता है। आनुवंशिकता क्या होती है? तो आनुवंशिकता के बारे में देख लेते हैं। सजीवों में लक्षण एवं विभिन्नताएं पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। इसे वंशागति या हेरिडिटी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हेरिडिटी कहते हैं। पैतृक पीढ़ी का मतलब है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी यानी कि हमारे माता पिता हमारे जनक हैं, तो वो हमारी जनक पीढ़ी हुई। तो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो लक्षण संचरित होते हैं, यानी हमारे माता पिता के लक्षण हमारे अंदर हैं, हमारे लक्षण हमारी संतानों के अंदर आएंगे, तो ये जो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं इसको क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। अच्छा, हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था 1863 में। और किसने किया था? स्पेंसर ने। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने 1863 में किया था। इसके बाद में मेंडलवाद के बारे में जान लेते हैं। मेंडल को जो है आनुवंशिकी का पिता माना जाता है। इन्होंने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे। उन तीनों नियमों के बारे में इसी पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ था। ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1822 को। अच्छा, 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की और उसके बाद 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के चर्च में पादरी बने। ब्रुन शहर के चर्च में पादरी बने। पादरी क्या होता है? ये जो क्रिश्चियन लोग हैं इनके जो पुजारी होते हैं उनको पादरी कहा जाता है।
अब यहाँ इन्होंने क्या किया, चर्च में इन्होंने किया 7 वर्ष तक उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किए। मेंडल ने इस चर्च में 7 वर्ष तक उद्यान मटर के पौधे पर अध्ययन किया और इनका प्रयोग करके जो निष्कर्ष आए उनको 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में प्रकाशित किए। अपने जो निष्कर्ष आए उनको कौन सी बुक में प्रकाशित किए, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कब प्रकाशित किए, 1865 में। मेंडल, यहाँ मेंडल आएगा। मेंडल द्वारा इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियम दिए गए, जिन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। यानी कि मेंडल के नियमों को ही मेंडलवाद कहा जाता है। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हुई। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। भाई उन्होंने अपने परीक्षण के लिए, अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके 3 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि 1 वर्षीय पादप होता है मटर का, इस कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे उन्होंने मटर का पौधा लिया और मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक उन्होंने प्रयोग किए। 7 वर्ष में उन्होंने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, 7 लक्षणों का। 7 वर्ष में 7 लक्षणों का अध्ययन किया। मटर के पौधे में आसानी से स्वपरागण और परपरागण क्रिया करवा सकते हैं। मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। अच्छा, ये स्वपरागण और परपरागण क्या होता है? ये पौधों में जो पुंकेसर होते हैं, जब किसी पौधे में पुंकेसर अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और जब किसी पौधे के पुंकेसर अपनी ही प्रजाति के किसी दूसरे पादप पर लगे हुए पुष्प पर जाकर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि उन्होंने इसमें 7 जोड़े विपर्यासी लक्षण देखे मटर के पौधे में। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेंडल की सफलता के कारण लिखिए कि भाई क्या कारण था कि उनके प्रयोग जो थे वो सफल हो गए। तो इसके कारण है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यानी कि 1 वर्ष में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, इसीलिए तो उन्हें 7 वर्ष लग गए 7 लक्षणों के अध्ययन करने में। दूसरा इसका कारण है, मेंडल ने सभी आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण सावधानीपूर्वक किया। इससे उन्हें जो भी डेटा मिला उसका उन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण बहुत ही सावधानी से किया। और मेंडल ने पौधे का चयन सावधानीपूर्वक किया। सावधानीपूर्वक यानी कि सोच समझ कर किया। इसके बाद मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडल द्वारा दिए गए नियमों के 35 वर्षों बाद हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक ने पृथक पृथक कार्य करते हुए सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। यानी कि जब उन्होंने अपने नियम दिए द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में, तब उनके नियमों को अनदेखा कर दिया गया। उसके बाद 35 वर्षों बाद सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। वो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? हॉलैंड के वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी व्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडलवाद की पुनः खोज की।